नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम चार बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तरुणा। चार बड़ी खबरों में हम सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी की, जहां बीजेपी ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया है। वहीं दूसरी खबर में हम बात करेंगे भाजपा संगठन चुनाव की बैठक की, जहां संगठन चुनाव की बैठक हुई जिसको लेकर कांग्रेस ने तंज कसा है, जिस पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने पलटवार किया। वहीं तीसरी खबर में बात करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, जहां अमित शाह द्वारा संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर पर की गई टिप्पणी के विरोध में मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अंबेडकर सम्मान मार्च निकाला। और चौथी और आखिरी खबर में बात करेंगे भोपाल की, जहां जहांगीराबाद में दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। यहां की पुरानी गल्ला मंडी में दोनों पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ। तो आइए शुरू करते हैं चार बड़ी खबरें। बीजेपी ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया। इस मौके पर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, सबसे महंगे पानी के मामले में देश में पहले स्थान पर दिल्ली है और दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी के मामले में भी दिल्ली पहले स्थान पर है। उन्होंने दिल्ली सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने शराब घोटाले पर भी बात कही है। अनुराग ठाकुर ने यमुना नदी के प्रदूषण पर भी दिल्ली सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने यमुना नदी की सफाई का अपना वादा पूरा नहीं किया है। वहीं अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के आरोप का जवाब दिया। उन्होंने कहा, बीजेपी के पास कोई एजेंडा नहीं है, चुनाव लड़ने की कोई योजना नहीं है। उनसे पूछे कि बीजेपी ने पिछले 5 साल में दिल्ली में क्या किया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में आधी सरकार आपकी है, जबकि आधी सरकार बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की है। आप सरकार ने बिजली और पानी आपूर्ति जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण काम किए हैं। हालांकि वे सवाल करते हैं, भाजपा ने क्या हासिल किया है। दिल्ली में सभी 7 संसद सदस्य भाजपा के हैं और उनके पक्ष में उपराज्यपाल है, फिर भी प्रगति में उल्लेखनीय कमी रही है। वहीं इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मनीष अग्रवाल जी जुड़ गए। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर पर। देखा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने काफी घोषणाएं की थी और अनुराग ठाकुर ने उन पर तंज कसा है। उन्होंने यमुना नदी को लेकर बोला है कि अगर आपने साफ करवाने का वादा किया था, जो अभी तक पूरा नहीं किया गया है अरविंद केजरीवाल के द्वारा। करुणा जी, इसमें हमें एक चीज समझने की ये कोशिश करनी चाहिए कि जितनी भी दिल्ली की घोषणाएं हैं सब केजरीवाल जी कर रहे हैं। तो क्या केजरीवाल जी इस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं? नहीं है, आम आदमी पार्टी के संयोजक के रूप में कर रहे हैं। आप देखिए महिलाओं का क्या सम्मान है केजरीवाल जी की पार्टी में कि महिला मुख्यमंत्री तो उन्होंने बनाया है, लेकिन महिला मुख्यमंत्री को वो घोषणाओं के रूप में भी उपयोग ले रहे हैं। क्या संवैधानिक चीजों पे केजरीवाल जी साइन कर सकते हैं? ये जो घोषणाएं हो रही हैं, इनकी डिलीवरी का प्रॉमिस मुख्यमंत्री करता है तो माना जाता है कि हाँ भाई मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पे बैठा है। दूसरी चीज, आज अनुराग ठाकुर जी ने जो आरोप पत्र दिया है, तो केजरीवाल जी 3 बार के मुख्यमंत्री है, उनका हर बार का वादा है यमुना की सफाई के लिए। ये माना जा सकता है कि वो कहे हम पूरी तरीके से सफाई नहीं कर पाए, लेकिन क्या वो एक 10 साल का रिपोर्ट कार्ड दे सकते हैं कि उसने सफाई के लिए क्या क्या कोशिश करी, क्या क्या आगे करने की जरूरत है और यमुना इस समय किस स्तर पर पहुंची? अगर उसी स्तर पे है जो 10 साल पहले की थी, तो उन्हें इस सरकार की विफलता को मानना चाहिए, और अगर उस स्तर पे नहीं है तो उन्हें डेटा के साथ बताना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप जो चीजें है ना, वो बिना डेटा के होती है तो बहुत मुश्किल होती है। लेकिन प्रदूषण देखिए, आज भी दिल्ली के लोग उस प्रदूषण को सह रहे हैं, इसका मतलब उसमें कोई डेटा की जरूरत नहीं है। और कल केजरीवाल जी अगर विरोध की राजनीति ये करेंगे तो इसकी सिर्फ दिल्ली की जनता का ही नुकसान होता है। ये भी देखा गया था केजरीवाल की सरकार, उन्होंने काफी वादे किए थे, काफी घोषणाएं की थी। पहला उन्होंने बोला था यमुना का हम जो नदी है वो साफ करवा देंगे, दूसरी सड़कों को लेकर कहा था, तीसरा उन्होंने कहा था कि नल से पानी आएगा, और उन्होंने अभी तक ये घोषणाएं पूरी नहीं की। और साथ ही उन्होंने ऐसा कहा है कि उनकी सरकार के अंदर, सरकार भी उनकी थी, अगर वो चाहते तो कर सकते थे, पर उन्होंने ये बोला कि उनकी सरकार थी और उनको जेल में भेज दिया गया उनके मंत्री को, तो वो काम कैसे कर पाएंगे? तो वो ये दो बातें क्यों करते हैं? देखिए, अगर वो ये कहते हैं कि उन्हें जेल में भेज दिया गया, इस वजह से वो ये काम नहीं कर पाए, तो क्या इसकी कोई गारंटी है कि आगे वो किसी और केस में कभी जेल नहीं जा सकते? अगर आप उनकी बेल का दस्तावेज देखिए तो उसमें ये लिखा है कि वो किसी संवैधानिक पद पे नहीं जा सकते। ये नहीं लिखा है कि इस इलेक्शन में नहीं जा सकते, अगले इलेक्शन में जा सकते।
ये वो जनता को भ्रमित कर रहे हैं। जब तक वो इस केस से बरी नहीं होंगे, जब तक ये केस चलेगा, तब तक वो किसी संवैधानिक पद पे नहीं जा सकते। और जनता का काम इस मापदंड से नहीं होगा। अगर आप पे भ्रष्टाचार के आरोप थे, है या आगे लगेंगे, तो आप पे जो कानूनी कार्रवाई होगी वो करेंगे। कोई भी सरकार होगी वो करेगी। तो आप इसको एक शील्ड के रूप में उपयोग नहीं कर सकते कि अगर मैं जेल में था तो मैं कैसे काम करता। जी, और अगर उन्होंने ऐसा बोला भी है तो उनकी सरकार थी, और अब उन पे जनता कैसे विश्वास कर ले कि उनको एक बार और मौका दिया जाए और वापस से जनता उन पे भरोसा करे, और जो उन्होंने काम नहीं किए हैं वो करे वापस से, कैसे जनता उन पे भरोसा जताएगी? देखिए, इसको थोड़ा सा डिटेल में अगर हम समझते हैं तो आप हरियाणा में देखिए, दिल्ली से सटा राज्य है। भारतीय जनता पार्टी ने एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी वहां प्रो इनकम्बेंसी दिखाते हुए तीसरी बार सरकार बनाई। महिलाओं के लिए जो अरविंद केजरीवाल जी वादा कर रहे हैं, यही वादा 25 सरकार 21 में करके आई थी। आज तक किसी भी महिला के खाते में 1 रुपए का भी ट्रांसफर नहीं हुआ है। तो ये कैसे मान लिया जाए कि दिल्ली में यह वादा अगले 6 महीने में ही पूरा हो जाएगा? आपको जो भी कुछ जनता के सामने जाना है, उसमें पिछले 5 से 10 साल का रिपोर्ट कार्ड लेके जाना होता है। तभी आप उन बातों को जनता से मनवा सकते हो, वरना जनता अपने विवेक से विचार करके अपना मत प्रकट करेगी। जी, पंजाब में भी इन्होंने, जो अरविंद केजरीवाल ने, मतलब कि जो इनके आपकी सरकार है, उन्होंने घोषणाएं की थी कि जो महिलाओं के खातों में पैसे डाले जाएंगे, पर वो अभी तक नहीं डाले गए हैं। आप अगर सरकार की विस्तृत रिपोर्ट देखिए तो जो भी ऐसे राज्य हैं जो इंडिया गठबंधन के सहयोगी है, चाहे केजरीवाल जी पंजाब में हो, चाहे कांग्रेस हिमाचल और कर्नाटक में हो, इन राज्यों की अर्थव्यवस्था बड़ी खराब है। आप लोग लुभावने बातों की घोषणा तो कर देते हैं, लेकिन बजट में इसका कोई प्रावधान नहीं होता। केजरीवाल जी ने जो ये 2 योजनाएं घोषित करी हैं, इसका लगभग 25 से 30 हजार करोड़ का बजट आएगा, जो उन्होंने बुजुर्गों और महिलाओं के लिए दी है। और इस बार का उनका बजट पिछले 31 साल के दिल्ली के इतिहास में घाटे का बजट है। तो घाटे के बजट में वो ये चीजें कैसे देंगे? वो तो सत्ता पाने के लिए कुछ ऐसे वादे कर रहे हैं, जो आजकल एक ट्रेंड हो गया है कि ऐसे वादे करो, सत्ता में आ जाओ, फिर जनता अपने आप समझती रहेगी। जी, और जो केजरीवाल है वो बोलते रहते थे कि वो कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं करेंगे, और उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन भी किया, तो वो खुद के बातों पर क्या दृढ़ निश्चय नहीं रहते हैं? केजरीवाल जी जब राजनीति में आए थे तो उन्होंने सबसे पहले ये कहा था, हम तो राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएंगे। आज वो किस जगह पे आ गए हैं? चुनाव लड़ते लड़ते जिन जिन नेताओं पे उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, आज वो उन सबके दोस्त हैं, उनके संग मंच पे जाते हैं, उनके संग चुनाव लड़ रहे हैं। तो जनता इन वादों को देख रही है। मुझे लगता है जनता इस बार अपने मतों से केजरीवाल जी के वादों का जवाब देगी। जी, और अभी जो उन्होंने 2 योजनाएं स्टार्ट की, इससे पहले भी अभी जैसे चुनाव आने वाले विधानसभा 2025, और उससे पहले महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना, तो उन्हीं की सरकार थी, तो वो पहले भी लागू कर सकते थे, तो अभी ही क्यों किया उन्होंने जब इलेक्शन आने वाला है? देखिए, अगर आपको ऐसी कोई योजना लागू करनी थी तो कम से कम आप पिछले 2-3 साल में उसका रोड मैप बना के तो जनता को बता सकते थे ना, कि हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। अगर सत्ताधारी दल ये कहता है कि हम फिर से आएंगे तो करेंगे, तो उसकी बात की विश्वसनीयता कम हो जाती है। भाजपा को महाराष्ट्र में ये योजना लागू करना थी, तो भाजपा ने इस योजना में महिलाओं को वो लाभ देना भी शुरू कर दिया, ये साबित करने के लिए कि हम ऐसी योजना लाएंगे। आपको जनता को बताना पड़ेगा। दूसरा, मुझे बार बार ये लगता है कि केजरीवाल जी संवैधानिक पदों का दुरुपयोग कर रहे हैं। आतिशी जी का कोई उपयोग नहीं करते इन सब चीजों में, जबकि जो भी इन योजनाओं के लिए बजट बनेगा, घोषणा भी हो रही है, अगर ये सरकारी दस्तावेज में जाएगी तो उस पर फिर साइन मुख्यमंत्री ही करेंगे। केजरीवाल जी का साइन उस पर नहीं चलेगा। जी, अब देखना होगा कि जो केजरीवाल की घोषणा है वो कितना जमीनी स्तर पर काम करती है। तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भाजपा संगठन चुनाव की बैठक हुई, जिसको लेकर कांग्रेस ने तंज कसा है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने भी पलटवार किया है। कांग्रेस के लोग आजकल खाली हो गए हैं, उनके पास कोई काम नहीं है। भाजपा क्या कर रही है, कहां बैठक हो रही है, इसकी चिंता उन्हें हो रही है। कांग्रेस पार्टी अपनी चिंता करे, इससे उनका लाभ होगा। यूथ कांग्रेस आज सीएम हाउस का घेराव करेगी। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा, कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन पार्टी है। सरकार के 1 साल के कामों को लेकर जनता में उत्साह है, वो कांग्रेसियों से देखा नहीं जा रहा है। जनहित के काम होते हैं तो कांग्रेस के पेट में दर्द होने लगता है, ऐसा डिप्टी सीएम ने कहा है।
दिल्ली में लगातार अलग अलग बैठकें होती है, अलग सरकारी भी काम होते हैं, संगठन की भी बैठक होनी है। संगठन की अब तक की जो संगठन के चुनाव की जो प्रक्रिया हुई है उसको लेकर बातचीत होगी और आगे किस तरह से संगठन चुनाव की प्रक्रिया को पूरा करना है इसको लेकर बातचीत होगी। ये कांग्रेस इस बैठक को लेकर कह रही है। मैंने जैसे कहा कि कांग्रेस पार्टी के लोग आजकल बहुत खाली है। भारतीय जनता पार्टी और सरकार में क्या हो रहा है इसकी बहुत चिंता करते हैं आजकल। देखिए, ये विष्णुदेव जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मजबूत सरकार है, सशक्त सरकार है और छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता के हितों को सुरक्षित संरक्षित करने वाली सरकार है। ये सरकार 5 साल के लिए चुनी गई है। 5 साल से पहले ये सपने देख रहे हैं, इनके सपने कभी पूरे होने वाले नहीं है। अब ये तो आने वाले 15-20 सालों से दूर दूर तक सरकार के नजदीक नहीं आने वाली है कांग्रेस पार्टी। देखिए, मैंने कहा कि आज कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन है। पिछले 1 सालों में सरकार ने जो काम किए हैं और उस काम के कारण आज जनता में जो उत्साह है, खुशी है, वो इनसे देखा नहीं जाता है। जब भी जनहित के काम होते हैं, राष्ट्रहित और प्रदेश हित के काम होते हैं, कांग्रेस के पेट में दर्द होता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर पर की गई टिप्पणी के विरोध में मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अंबेडकर सम्मान मार्च निकाला। भोपाल में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, विधायक आरिफ मसूद, आतिफ अकील समेत कई नेता इसमें शामिल हुए। अन्य जिलों में लोकल नेताओं ने भी इसका समर्थन किया है और पटवारी ने कहा है कि बीजेपी संविधान विरोधी है, दलित विरोधी है और अंबेडकर विरोधी है। अमित शाह ने जो वो उनकी सोच को प्रदर्शित करता है। आरएसएस ने 50 साल तक देश का झंडा अपने मुख्यालय पर नहीं लगाया। भाजपा के लोग बार बार अंबेडकर के संविधान को समाप्त करने की बात मुखरता से कह चुके हैं। दूसरी तरफ शाह की टिप्पणी के विरोध में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। कांग्रेस 53 जिलों में मैं हूं अंबेडकर पद यात्रा निकालेगी और यह यात्रा युवा कांग्रेस 25 दिसंबर से 29 दिसंबर तक निकाली जाएगी। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ भोपाल से संवाददाता कृष्णा शर्मा जुड़ गए। कृष्णा, जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर टिप्पणी की गई थी उसी को लेकर जो कांग्रेस है आज पद यात्रा निकालने जा रही है। बिल्कुल, आज देखिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सम्मान यात्रा राजधानी भोपाल में कांग्रेस ने निकाली है। जहांगीराबाद के लिली टाकीज से लेकर जिंसी चौराहे तक यह पदयात्रा रही है, जिसमें जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के और पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल, पूर्व मंत्री सचिन यादव, विधायक आरिफ मसूद सहित उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे सम्मिलित हुए। हजारों की तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता इस पदयात्रा में रहे और इसमें जीतू पटवारी ने ये बात जरूर कही कि जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पर टिप्पणी की है, उसको लेकर गृह मंत्री को माफी मांगनी चाहिए और जब तक गृह मंत्री माफी नहीं मांगते हैं तब तक ये इसी तरह के आंदोलन, धरना प्रदर्शन पूरे प्रदेश में देखने को मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जीतू पटवारी ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी के साथ साथ आरएसएस भी दलित विरोधी है और जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है उसे नहीं मानती है। कहीं ना कहीं 50 साल हो गए उनके कार्यालय में तिरंगा झंडा नहीं फहरा था और इस बात को लेकर भी जीतू पटवारी ने कहा कि या कि केंद्रीय गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए या कि उन्हें माफी मांगना चाहिए। तो निश्चित तौर से आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित जो 53 जिले हैं, अलग अलग जिलों में आज प्रदर्शन देखने को मिला है और कल से युवा कांग्रेस मैं हूं अंबेडकर जो कार्यक्रम है वो पूरे प्रदेश में चलाएगी।
जी, जैसे कांग्रेस हो, सपा हो या फिर बसपा हो या फिर आजाद समाज पार्टी हो, सभी प्रदर्शन करने वाले, और कितना आक्रोश है इन लोगों के अंदर टिप्पणी को लेकर? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर ये विपक्ष पूरी तरह सरकार पर हावी है और सरकार को घेरना चाहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे दलितों का साथ उन्हें मिलता है। और आने वाले समय में यदि दलित वोट बैंक कांग्रेस या जो विपक्ष के पार्टियां हैं, चाहे बहुजन हो या सपा हो या अन्य पार्टियां हो, यदि दलित का साथ उन्हें मिलता है तो सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। पर सदन में तो कृष्णा देखा गया था कि जब गृह मंत्री ने ये बयान दिया था उस समय किसी ने कुछ नहीं बोला था इस टिप्पणी को लेकर। देखिए, सदन की एक जो प्रोटोकॉल होता है, सदन की जो कार्रवाई होती है, जो वक्तव्य होते हैं, सदन में टोका टाकी नहीं होती है, उसमें अपने वक्तव्य दिए जाते हैं। और उस दिन गृह मंत्री अमित शाह के वक्तव्य था सदन में, इसलिए उसके बाद विपक्षी पार्टियों की प्रतिक्रिया सामने आई और लगातार अभी भी विपक्ष केंद्रीय गृह मंत्री से माफी मंगवाने पर अड़ा हुआ है और मोदी सरकार से कह रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफा लें। तो लगातार इस मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरने में लगा हुआ है। पर गृह मंत्री अमित शाह ने तो कहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि उनका जो बयान है वो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, दूसरे दिन ही राज्यसभा के दूसरे दिन ही अमित शाह को प्रेस वार्ता करके सफाई देनी पड़ी और उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कहीं ना कहीं कांग्रेस हो या बसपा हो या अन्य पार्टियां हो, जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर को सम्मान दिया जाना चाहिए था, उन्होंने कभी सम्मान नहीं दिया। वह बीजेपी हमेशा बाबा साहब के बताए गए जो संविधान है उसका पालन करती आई है। जी, जीतू पटवारी ने भी निशाना साधा है, साथ ही उन्होंने कहा है कि दलित विरोधी पार्टी और साथ ही जो संविधान है और अंबेडकर जी का ये सम्मान नहीं करती ये पार्टी। बिल्कुल, जीतू पटवारी ने एक बार बीजेपी पर निशाना साधा है और आरएसएस को भी कैटेगरी में खड़े किया है कि दोनों ही, चाहे बीजेपी हो चाहे आरएसएस हो, वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को नहीं मानती है। जी कृष्णा, आप हमारे साथ बने रहिएगा। भोपाल के जहांगीराबाद में दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। यहां की पुरानी गल्ला मंडी में दोनों पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ। लोगों ने तलवारें लहराई, दोनों पक्ष डंडे लेकर निकले। कुछ युवकों ने एक महिला को बीच सड़क पर डंडों से पीटा। घटना में 6 से ज्यादा लोग घायल हैं, इनमें महिलाएं भी शामिल है। घटना की खबर लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मोर्चा संभाला है। भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। थाना प्रभारी आशीष उपाध्याय ने कहा कि 2 दिन पहले युवकों के बीच मारपीट का मामला सामने आया, उसके बाद यह विवाद हुआ है। डीसीपी प्रियंका शुक्ला ने कहा कि 2 दिन पहले तेज बाइक चलाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ था। 5 आरोपियों पर केस दर्ज किया गया था, जिसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। 2 आरोपी अभी भी फरार रहे थे। ये थाना जहांगीराबाद अंतर्गत लगभग 2-3 दिन पहले एक विवाद मोटरसाइकिल तेज चलाने को लेकर के हुआ था, जिसमें थाना जहांगीराबाद में एफआईआर दर्ज हुई थी और 5 आरोपी थे कुल, जिनमें से 3 गिरफ्तार हो गए थे और 2 फरार चल रहे थे। तो उन 2 फरार आरोपियों से लेके कुछ एक यहाँ पर विवाद की स्थिति बनी। सरदार मोहल्ला जो ये यहाँ जहांगीराबाद थाने में गोलका पुल के पास है, तो इसमें 25-30 लोग एक पक्ष के जो है गए और लाठी डंडे और हथियार इनके पास थे, मतलब तलवार जैसा वीडियो में ऐसा समझ आ रहा है। तो यहाँ पर क्योंकि पुलिस का पॉइंट लगा हुआ था, उन्होंने तत्काल जो है कंट्रोल रूम को सूचित किया और यहाँ पे पर्याप्त बल जो है पहुंचा और स्थिति को नियंत्रित किया गया। इसमें कोई भी ऐसी गंभीर चोट किसी को भी नहीं है, चोट ऐसी मतलब किसी को भी नहीं है इसमें। सभी का मुलायजा मेडिकल कराया गया है थाने हॉस्पिटल से और अभी पूरी तरीके से स्थिति जो है नियंत्रण में है। वहीं इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ भोपाल से संवाददाता कृष्णा शर्मा जुड़ गए हैं। कृष्णा, जहांगीराबाद से एक मामला सामने आया जहां तेज बाइक चलाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया था, क्या है पूरा मामला? बिल्कुल, देखिए, पिछले दिनों 2 जो बाइकर्स हैं उनके बीच में विवाद हो गया और विवाद इतना गहरा हुआ कि उसका खामियाजा कहीं ना कहीं परिवार को भुगतना पड़ा। और आज जिस तरह से 2 पक्षों में विवाद जहांगीराबाद में देखने को मिला,
4-6 लोग तलवार और लाठी लेकर आए और उनके साथ करीबन 24-25 लोगों ने हमला कर दिया और एक महिला को 5 से 6 लोगों ने मार के अधमरा भी किया। और हालांकि पुलिस का बयान, जो डीसीपी प्रियंका शुक्ला है, उनका कहना है कि ज्यादा चोट नहीं आई है और जो बाइकर्स थे उनमें से जो विवाद हुआ था उनमें से 3 को गिरफ्तार कर लिया था और इस कारण से जो 2 लोग बचे हुए थे उन्हीं के परिवारों के बीच में ये विवाद हुआ है। तो पुलिस ने ये बताया है कि अब मामला पूरा शांत है और उस इलाके में भारी पुलिस बल लगा दी गई है, किसी प्रकार से कोई अप्रिय घटना न घटे इसके लिए पुलिस अभी वहां गश्त कर रही है। जी, देखा जा रहा है कि 3 आरोपी को तो गिरफ्तार कर लिया गया है और अभी 2 बचे हुए, तो उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है या नहीं? देखिए, 2 अभी फरार चल रहे हैं और 2 को पुलिस का कहना है कि बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और जहांगीराबाद को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बिल्कुल, जब घटना हुई थी तो भारी पुलिस बल मौजूद था वहां पर। हालांकि अब पूरा मामला पुलिस के नियंत्रण में है और पुलिस का कहना है कि ऐसी कोई अनहोनी घटना ना हो, इसलिए अभी यहाँ पर पुलिस बल तैनात रहेगा। जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णा।